नमस्कार दोस्तों, जेके नेक्स्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप शर्मा। हमारे साथ इस समय बीजेपी से अशोक कौल जी मौजूद हैं। हमने देखा अभी हमारी जम्मू कश्मीर ने एक बड़ी त्रासदी झेली। उसके अलावा हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म्स भी हुए और संसद में कुछ बिल भी पास हुए, उस बारे में बात करेंगे आज। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके नेक्स्ट टीवी में। धन्यवाद जी अशोक जी, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में जो भी हालिया त्रासदी हुई है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप उसको कैसे समराइज करते हैं? जे मचेल माता से जो स्टार्ट हुआ लैंडस्लाइड का सिलसिला, वो कल हमने सुना कि उधमपुर में भी 30 घर जो धस गए मिट्टी के नीचे। तो पूरे प्रॉपरली अगर आप इसको समराइज करना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये पहली बार हमारे जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की त्रासदी हुई है। जम्मू कश्मीर में भी ही नहीं है तो सारे हिमालयन क्षेत्र में, हिमाचल में, उत्तराखंड में इस प्रकार की त्रासदी हुई है। और क्लाउड बर्स्ट, इतने क्लाउड बर्स्ट नहीं होते हैं। क्या कारण है वो तो साइंटिफिकली इसको एनालाइज करके लोग बताएंगे कि इसका क्या कारण है कि इतने क्लाउड बर्स्ट क्यों होते हैं। इसमें हमारा काफी नुकसान हुआ, जैसे आपने बताया कि सोटी मचेल माता के बेस कैंप से जो हुआ, वहाँ बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। कहीं लोग दब गए, पानी से बह गए। और अभी भी वो सरकारी आंकड़ा बताता है 50 के करीब लोग जो लापता है, और 75 के करीब लाशें भी, बॉडीज भी वहाँ प्राप्त हुई है। तो एक 100 सवा 100 के करीब वहाँ नुकसान हुआ है। वैष्णो देवी में हुआ, गोवा में हुआ, अभी रिसेंटली जो रियासी में या रामबन में हुआ। बड़ा अफसोसजनक है कि हमारे 150 से ज्यादा लोगों की शहादतें हुई है इस सारे क्रम में, और अभी भी हम बता नहीं सकेंगे कितने और लोग इसमें गए हैं। और जो हमारे यात्री यहाँ वैष्णो देवी के लिए आते हैं, वो भी बड़ी संख्या में इसमें हताहत हुए हैं। हमारी सबके लिए संवेदना है। लेकिन जहाँ तक बाढ़ की स्थिति है, मैं तो ये मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ ही आई थी, और विशेषकर जम्मू में बाढ़ आई थी। और इस बाढ़ में यहाँ एक है कि पानी रुकता नहीं है, पानी चला जाता है। पानी जो तबाही मचाई है वो हर जगह देखने को मिलती है, चीन में भी, और हर जगह देखने को मिलती है। हमारे गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने स्वयं जाकर लोगों को देखा है, और उन्होंने अपना शेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 209 करोड़ का वो भी SDRF में दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वो असेस करके जो लोगों का नुकसान है उस नुकसान की भरपाई करे। और हम केंद्र सरकार से भी इस प्रकार का एक जोर लगाएंगे कि केंद्र सरकार इसको, जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में विशेष पैकेज दी थी 1 लाख 2 लाख की, इसमें भी कुछ विशेष पैकेज का ऐलान करे। और SDRF के उसमें कुछ चीजें जो उसमें फॉल नहीं करती है, क्योंकि हमारे घरों के अंदर जो नुकसान हुआ है, जो उनके पास एसेंशियल्स थे, तो वो उसमें शायद फॉल नहीं करते हैं। वो उसमें फॉल हो तो उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और जो नुकसान जिन घरों को हुआ है, जिन परिवारों को हुआ है, उनको ठीक से मुआवजा मिले, ऐसे हम कोशिश करेंगे। हमारे MLA भी कोशिश करेंगे। हमने रेस्क्यू ऑपरेशन में, रिलीफ ऑपरेशन में जो हमारे हाथ में था उसमें हमने कोई कमी नहीं लाई। बहुत सारे जम्मू में मैंने देखे कुछ NGOs भी फील्ड में काम कर रहे थे, उन्होंने बड़ा काम किया, लोगों को सामग्री पहुंचाई, लोगों को भोजन की व्यवस्था की। और हम लोगों ने भी जितना हमसे संभव हो सका, हम लोगों ने भी, और रिलीफ और इवैक्यूएशन में वो हमने भी मदद की। अब जो सेटलमेंट वाला विषय है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ले लेगी। और विशेषकर इस सैलाब के बाद कुछ बीमारियां भी पैदा होने का खतरा रहता है, तो उसके लिए भी हम तत्पर हैं। और साफ सफाई और मेडिकल कैंप्स, ये भी पार्टी ने तय किए हैं कि साफ सफाई भी करेंगे और मेडिकल कैंप्स भी लगाएंगे। सरकार से भी साफ सफाई के लिए करेंगे, और सरकार साफ सफाई कर ही रही है, और हम भी उस साफ सफाई में उनका हाथ बांटेंगे। और मेडिकल कैंप्स सरकार भी लगाएगी और हम लोग भी मेडिकल कैंप्स लगाएंगे, ताकि लोगों में कुछ सैलाब के बाद, इस बाढ़ के बाद बीमारियां न फैले, इसके लिए हम सर, हमने देखा कि जो जम्मू में जो फ्लडिंग हुई है, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ बैड ड्रेनेज सिस्टम। हमने देखा जानीपुर में एकदम से ऐसे नदियों की तरह पानी बह रहा था गलियों में। तो बीजेपी अब आने वाले समय में किस तरह से पुअर ड्रेनेज सिस्टम को अब मुद्दा इसको उठाने वाली है? देखेंगे, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि एक इलाका है हमारे जम्मू में, नानक नगर। नानक नगर कहते थे कि हमेशा बाढ़ में छोटी भी बारिश आती थी तो इंतजाम नहीं चलता, लेकिन इस बार वहाँ नालों वालों की ठीक से सफाई हुई थी और वहाँ बाढ़ का इतना ज्यादा प्रकोप नहीं रहा है। लेकिन बाकी स्थानों पर जहाँ कुछ एनक्रोचमेंट भी है नालों पर, नाले साफ भी नहीं हुए हैं, तो इसका हम करेंगे कि आगे
अभी तो रिलीफ है और रिलीफ के बाद अभी रिहेबिलिटेशन है। जिन लोगों को नुकसान पहुंचा उनको रिहेबिलिटेट करना है। लेकिन जो आपने बताया वो तो आगे का सोच हम सरकार के साथ बैठकर या सरकार के साथ हमारे एमएलए बैठकर करेंगे कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं पैदा हो, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी है और क्या मेजरमेंट्स हमको करनी है उसके लिए। जी सर, हमने देखा कि अभी जो हॉट न्यूज है इस समय जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हुए हैं सर, जो पहले 4 स्लैब्स थे अब 2 स्लैब्स आ गए हैं, तो सर व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन दैट कि उससे किस वर्ग को ज्यादा फायदा होने वाला है और क्या सोच के सरकार ने मतलब ये नहीं, रिफॉर्म्स ये किए? तो हर वर्ग को ही, गरीब वर्ग को भी, अमीर वर्ग को भी इसमें फायदा हुआ है। आप गाड़ियों में आपका जीएसटी 28% से 18% आ गया तो अमीर को फायदा हो गया। लेकिन जो कुछ आइटम्स हैं जिनमें उन्होंने जीएसटी हटा दिया है, अब रोटी में 5% जीएसटी था उसको हटा दिया है, तो ऐसे आइटम जिनको जीएसटी के उससे बाहर कर दिया है वो तो गरीब आदमी को ही फायदा है उससे। और जिनका 12 था या जिनका 18 था उनको 5% दिया है, वो भी गरीब को ही फायदा था। और 2 स्लैब कर दिए केवल, एक 5% और एक 18%। इससे जहां तक मेरे को जानकारी है और जो मैंने सुना निर्मला सीतारमन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो 45,000 करोड़ इससे कम जीएसटी सरकार को मिलेगा। तो सरकार ने एक दिवाली का तोहफा दिया लोगों को कि इतना 45,000 करोड़ रुपया कम हो जाएंगे। जो 2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी आता था वो अब 1.5 लाख करोड़ ही आएगा और 50,000 करोड़ नहीं आएगा। और इन सारे हालातों में भी जो अभी टैरिफ के कारण या बाकी सब कारण, उसके बाद भी ये फैसला लेना, और मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के एयरपोर्ट से इस बात को कहा, और निर्मला सीतारमन ने और जो जीएसटी की काउंसिल है उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करके और पूरी रात 10 बजे तक बैठे और सर्वसम्मति से, किसी भी का भी कोई डिसेंट नोट नहीं है, सर्वसम्मति से 2 स्लैब जो है, और उपस्थिति भी 100%। कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा यूटी नहीं था कि जो उसमें उपस्थित नहीं थी, सारे 100% उपस्थिति थी, 100% प्रेजेंस थी। और उस 100% प्रेजेंस में रात 10 बजे तक सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए, देश के समाज के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए। ये बहुत बड़ा तोहफा जो मोदी जी ने दिया। सर अभी हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ था जिसमें ऑनलाइन बैटिंग एप्स पर शिकंजा कसा गया था, तो सर आप उस बारे में क्या कहते हैं कि इस अगर ये शिकंजा जो कसा गया इससे समाज में क्या सुधार हो सकता है? नहीं, उसमें तो जो आया है कि उसमें सुधार तो होंगे, और उसको एकदम कोई उन्होंने उसको बंद किया ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो उसमें गलत चीजें आई थी, उन गलत चीजों पर उस कानून के तहत उसमें पाबंदी लगी है। ये अच्छी बात है और ये होना चाहिए था, और इसको सरकार ने किया। जी सर, एक और टॉपिक है जो भी रिसेंटली सर उठा था काफी, कि जो भी एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो समाज का एक वर्ग बार बार उठ के बोल रहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए कोस रहा था। तो सर आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, कुछ चीजें जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं उसको ऊपर लेवल तक ही सोचने का मौका देना चाहिए। इसको हम सब लोग उसमें अपनी टांग ना अड़ाएं। अंतर्राष्ट्रीय मसला है ये, अंतर्राष्ट्रीय है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स है, वो इस पर करेंगे, और जो वो करेंगे वो सोच समझ कर देश के हित के लिए करेंगे, देश के अहित के लिए कुछ नहीं करेंगे। जो भी वो फैसला लेगा हम सब लोगों को उसको मानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। सर एक अंतिम क्वेश्चन आपसे कि इस समय जम्मू कश्मीर में एक जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उनमें से एक अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है सर, तो सर बीजेपी इस बारे में क्या सोचती है और क्या आगे कदम उठाने वाली है कि जिससे कि थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा हम इस पर इसी कदम को उठाएंगे कि लोग, नौजवान बच्चे आत्मनिर्भर हो जाए, नौजवान बच्चे अपने पैर पर खुद खड़े हो जाए, कुछ काम वो शुरू करें। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नौजवान बच्चा, वो कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो कर सकता है, उसको करना चाहिए। आज आप देखेंगे कि जो काम है जिसके लिए बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, वो चाहे बिजली का काम है, चाहे वो प्लास्टर का काम है, चाहे वो टाइल्स का काम है, हजारों लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बाहर के कारीगर यहाँ उस काम को कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि भाई सरकारी नौकरी पर आप निर्भर रहेंगे कि सरकार हमको नौकरी देगी, ऐसा न मानकर हर बच्चे को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीजें आई हैं कि अपने पैर पर कैसे वो खड़ा हो जाए। अपने पैर पर खड़ा होकर बच्चा जो है वो अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़े, उसके लिए कोशिश करे, उसके लिए प्रयत्न करे। मोदी जी ने उसके लिए बहुत सारे साधन भी दिए हैं, लोन दिया है,
एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी ऐसे आइटम्स हैं जो एग्रीकल्चर की तरफ लोगों को बढ़ा रहे हैं। आपका हॉर्टिकल्चर है उसमें बढ़ा रहे हैं, आपका मधुमक्खी का काम है, आपका पोल्ट्री का काम है, आपका गौशाला का काम, ये सब काम जो है ये अपने पैर पर खड़ा होने के लिए ये हमारे नौजवान ने अब सोचनी चाहिए। केवल सरकारी नौकरी नौकरी इस पर ही रहेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार लोग नौजवान अब आगे बढ़ रहे हैं। पोल्ट्री फार्म के साथ अनेकों बच्चे काम कर रहे हैं। गौशाला में इसमें गौशाला तो नहीं है वो, यानी गौ और मिल्क के फील्ड में काफी बच्चे काम कर रहे हैं और वो काम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट ही खत्म नहीं होगी, वो और 2-4 लोगों को अपने उस काम में नौकरी दे सकते हैं। तो यही एक तरीका बचा है और कोई तरीका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारा चैनल में आने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे अशोक कोल जी जिन्होंने हालिया घटनाक्रमों पर बीजेपी के नजरिए पर प्रकाश डाला। देखते रहिए जेके नेक्स्ट टीवी। धन्यवाद।